वेक्टर चैप्टर में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप में है रिजल्टेंट निकालना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का? तो पहले इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। ज़्यादा फोकस किस पे करना है? समझने पे, क्योंकि नोट तो बाद में भी कर लेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले उसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे रिजल्टेंट निकालने का। तो ये एक वेक्टर है, इसका लेंथ इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड और एरो डायरेक्शन। अब ये सच में लेंथ उतना इक्वल जैसे 10 न्यूटन का फोर्स है, तो सच में ये 10 मीटर लेना जरूरी नहीं है, ये बस रिलेटिव टर्म है। जैसे ग्राफ में आप इतने को यहाँ से यहाँ तक आप 1 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर ये 10 है तो 20 बोलेगा, तो इसका डबल लेंथ बनाना है मुझे बस। फिर अगर इस वेक्टर को मैं ए अगर लिखूं और कोई दूसरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालना है? तो दोनों को या तो हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए या टेल टू टेल। तो ये दोनों वेक्टर एक के हेड पे दूसरे का टेल है, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसको फॉरवर्ड करेंगे टेल टू टेल बनाने के लिए। तो इस एंगल को बोला जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और इसे बोलेंगे रिजल्टेंट। इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा? रिजल्टेंट। तो इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो ये साइड मुझे ए दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ए का मॉड होगा, इस साइड का मॉड बी होगा। तो इस पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि मुझे इसका लेंथ चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो ये 90 डिग्री अगर है और इसका लेंथ है बी, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? बी कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये तो पता ही होगा, इस वेक्टर का ट्रिग्नोमेट्री से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो अभी आर वेक्टर ये जो हाइपोटेनियस है उसके लिए बेस यहाँ से यहाँ तक हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इस तरह से आर का मैग्नीट्यूड आएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम है यहाँ से यहाँ तक बेस, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये बी स्क्वायर, 2ab भी लिखना है इसमें अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो सिर्फ इतना को स्प्लिट किए, अभी ये बाकी है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी इन दोनों में साइन स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों में अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलाकर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कॉमन लिया इसमें, तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का मॉड निकालने का फॉर्मूला हुआ। इसके साथ और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इतना तो याद ही रहता है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन ये एंगल भी इंपॉर्टेंट है। इस एंगल को बोलते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड आर है। और ये एंगल किसके बीच है? तो ये देखिए, ये भी डायरेक्ट ज्वाइन है, हेड से हेड ज्वाइन है दो वेक्टर का। तो दिस एंगल इज डिनोटेड बाय बीटा। व्हाट इज बीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट। एंड दिस एंगल इज ऑल्सो टेल टू टेल। तो टेल टू टेल एंगल को भी हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। So alpha is angle between first vector and resultant. So how we can find this alpha? From tan alpha. In this triangle, कौन सा ट्रायंगल? O और यहाँ A है, तो O A से नहीं लेना है, यहाँ तक आना है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AMP पूरे ट्रायंगल में, इन AMP इस ट्रायंगल में tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू
बी साइन थीटा बाय दिस अपॉन ये पूरा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बी कॉस थीटा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि ये सब मॉड लेना है, वेक्टर नहीं। इन सब का मैग्नीट्यूड ऐसे लेना है सब, ये लेंथ एज ए लेंथ कंसीडर कर रहे हैं इसको। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स लिख ही देंगे। वैसे ही बीटा जब पूछेगा तो टेन बीटा इक्वल टू, ये बीटा निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ए बी ये एंगल निकालना है मुझे। तो अल्फा प्लस बीटा मिलाकर क्या होगा, थीटा। थीटा। तो ये एंगल अगर मिल गया है तो आप लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसमें आप डायरेक्ट चेंज अगर कर देंगे ए को बी और बी को ए, तो भी वही वैल्यू आ जाता है। तो टेन बीटा का वैल्यू आएगा ए वेक्टर का मॉड साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। अगर एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी पूछेगा तो ऊपर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए। और एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए पूछेगा तो यहाँ स्टार्ट किससे करेंगे, बी। तो इस टाइप का अभी क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप 1 इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल अब करेंगे हम लोग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, रिजल्टेंट, मतलब ऐड करना था दो वेक्टर को। रिजोल्यूशन मतलब एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाना है। रिजल्टेंट में क्या था, दो वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर लिए थे। और रिजोल्यूशन मतलब होता है एक वेक्टर गिवन होगा और उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना है। जैसे ये एक वेक्टर, अभी वेक्टर मतलब इसका लेंथ मुझे समझना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका लेंथ ही होता है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है और वाई एक्सिस से वो इसलिए 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका लेंथ और इसके लेंथ को निकालना है। ये मैथ से है, इसका फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग अभी सीखेंगे। पहले मैथ से देख लेते हैं कि अगर इसका लेंथ r है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होना चाहिए। तो ये बेस है, यहाँ पे बेस और ये परपेंडिकुलर की जगह पर, तो हाइपोटेन्यूज पता है तो बेस क्या होता है, r cos थीटा। और इसको हम लोग बोलेंगे फिजिक्स में कि x कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये क्या है, कंपोनेंट। x कंपोनेंट है r cos थीटा और ये y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का r sin थीटा। यानी इस वेक्टर का ये दोनों रिजोल्यूशन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने पे वापस ये वेक्टर आना चाहिए। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालना होगा तो देखते हैं r आ रहा है कि नहीं। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर और रूट में फॉर्मूला होता है वो वापस आर आ जाएगा। तो जब दो वेक्टर दिया है और उससे सिंगल वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट निकालेंगे, और एक सिंगल वेक्टर दिया है और उसका रिजोल्यूशन करना है तो एक कॉस थीटा आएगा रेक्टेंगुलर मतलब 90 डिग्री पे रिजोल्यूशन, और दूसरा साइन थीटा। इन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अगर इधर से एंगल नहीं देकर ये सब अलग अलग एंगल रहता, मतलब ये एंगल होता अल्फा और वाई से एंगल क्या होता बीटा, तो ये क्या हो जाता, ये होता आर कॉस अल्फा, और ये भी साइन ही, ये भी कॉस ही होता है इस बार, आर कॉस बीटा, क्योंकि इस बार इधर ही बेस हो जाता है, ये लेंथ क्या हो जाता है, इधर के लिए बेस होता। तो वैसे ही अगर ये 3 डायमेंशन में हो, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों अगर इन्वॉल्व है उसमें, एक्स वाई और जेड तीनों है, और किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस से एंगल दिया है, कोई वेक्टर ऐसे स्पेस में है आर वेक्टर, मतलब 3 डायमेंशन में है। रूम में एक कॉर्नर को आप मान लीजिए कि एक तरफ एक्स है वाई और जेड, तो पूरा बॉडी डायगोनल की तरफ ये वेक्टर गया है रूम के। जैसे ये कॉर्नर हम कंसीडर करें एक्स वाई और ऊपर जेड, तो ये वेक्टर कुछ ऐसे आया है इधर, ठीक है। तो इसका तीनों से एंगल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से भी एंगल दिया हुआ है, कितना बना है वाई से भी और जेड से भी, तो तीनों से एंगल कुछ ऐसा है, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 एंगल है। तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा जो भी रिजल्टेंट है उसका कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट आर साइन अल्फा, और जेड कंपोनेंट आर ये सब कॉस बीटा। इस बार अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा बीटा,
क्योंकि मुझे अलग अलग एंगल दिया हुआ है। इसमें भी देखिए सब में कॉस ही मैं लिखा था, कॉस, इसका भी कॉस, इसका भी कॉस। तीसरे से गामा एंगल बनाया है तो आर कॉस गामा। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आ जाएगा? रिजल्टेंट इज रूट तीनों वेक्टर का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का आर एक्स जो भी होगा उसका स्क्वायर, प्लस आर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस आर जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। क्लियर? तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट, तीन से ज्यादा वेक्टर नहीं होगा, तीन ही होता है ना मैक्सिमम। तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? थ्री अगर डिफरेंट वेक्टर है तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसी? आर वेक्टर ऐसा लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है। तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, z कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय फॉर्मूला रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तीन वेक्टर ये इस तरह से रिजॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया तीन वेक्टर का निकालने के लिए रिजल्टेंट और रिजोल्यूशन। इस पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी, न्यूमेरिकल। लिखिए, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन a force of 20 Newton a force of 20 Newton is acting force of 20 Newton is acting in a direction making an angle 37 degree with x-axis. A force of 20 Newton is acting in a direction making an angle 37 degree with x-axis. Find y component of this force. Find y component of this force. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम सही लग रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाए? 1, और डायरेक्शन उसका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर x की तरफ यूनिट वेक्टर पूछेगा तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो x की तरफ यूनिट वेक्टर के लिए आई कैप सिंबल बनाया गया। तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। वैसे ही जे कैप एक अलग से बनाया गया है सिंबल, यूनिट जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप, और यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो पूरा एरो देना है उसके ऊपर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो अभी मैं कोई एक वेक्टर देता हूं, जैसे ए एक वेक्टर है जो लिख रहा है कि 3i कैप प्लस 4j कैप है। इसका ये जियोमेट्रिक मीनिंग हुआ कि x की तरफ 3 यूनिट है और y की तरफ 4 यूनिट है, ऐसे 4, यानी जिस जगह भी इंडिकेट कर रहा है ये, यहाँ पे एक वेक्टर बना दीजिए। तो इसी वेक्टर का नाम है ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका कोऑर्डिनेट मैथ्स में, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं कि एक्स एक्सिस में 1 2 3 है और वाई में क्या है? 4। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो 3 4 बोल देंगे कि ये जिस पॉइंट तक भी गया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 4 है, और यहाँ से जो एरो बनाएंगे वहाँ तक उसका वेक्टर फॉर्म है 3i का प्लस 4j का। अगर इसमें पूछता है कि मॉड ए बताइए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसका लेंथ की बात कर रहा है वो, तो लेंथ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो लेंथ इसका हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और कॉस थीटा वाला टर्म नहीं होगा क्योंकि ये x है और ये y है, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो आगे का टर्म cos 90 0 हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा? 5। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 5। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछता है कि इधर की तरफ एक यूनिट वेक्टर बनाइए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स a बट मैग्नीट्यूड इज 1, यानी a कैप निकालना है। क्या निकालना है आपको? a कैप क्या होगा?
राइट। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो जो भी वेक्टर गिवन है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो जो गिवन वेक्टर था वो था 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसके खुद के मैग्नीट्यूड से 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे पक्का 1 आएगा। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट का स्क्वायर। कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड? एक मॉड निकालते हैं, एक कैप का मॉड। तो i के बाजू में क्या है? 3/5, तो कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर का रूट। ये 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, और ये इन दोनों का भी क्या आ जाएगा? 25। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये प्रूफ भी हो गया। इस तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। जो भी वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, राइट। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। ये 2 कोऑर्डिनेट दिया, तो a मान लेते हैं, यहाँ कहीं भी ले लेंगे। a का कोऑर्डिनेट में लिख दिया 1 2 -1, और b यहाँ पे लिख दीजिए। b का कोऑर्डिनेट 3 2 2। अब ये नहीं सोचना है कि -1 है तो अंदर होगा, ये बाहर होगा, इमेजिन नहीं करना है, मुझे तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कहीं भी a और b ऐसे लिख दिया, और इसका कोऑर्डिनेट इतना, तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे और एरो दे देंगे। तो इस OA वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, OA वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इसमें k है ये। वैसे ही OB वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? यहां से यहां ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। बताइए OB वेक्टर को क्या लिखें? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसमें ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। मुझे क्या चाहिए? BA चाहिए, AB। तो A से और B की तरफ ऐसे एरो देना है, B से नहीं, A से B की तरफ। तो इसमें किन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे क्या मिल रहा है? तो OA और AB ऐड करने पे क्या मिल रहा है? OB। OB और BA तो उल्टा हो जा रहा है ना इसका। ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि 2 वेक्टर ऑर्डर में होना चाहिए और रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। तो इन तीनों में रिजल्टेंट कौन है? ये है। तो मैं लिख सकता हूं OA प्लस AB इक्वल टू OB। OA प्लस AB इक्वल टू OB। अब मेरे काम का इसमें क्या है? AB, क्योंकि पूछा है मुझसे AB बताइए क्या है। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में इधर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस OA वेक्टर इज i कैप, कितना है? i कैप OA प्लस 2j कैप माइनस k कैप। 3 में से 1 गया, 2i कैप, 2 माइनस 2 0, j पूरा चला गया, और 2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3k, ये AB वेक्टर आ गया। ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट। दूसरा मुझे क्या चाहिए? AB कैप चाहिए, इधर ही चाहिए लेकिन यूनिट। तो ये तो पता ही है, इस वेक्टर को लिखकर इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उसका स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग AB। एग्जाम में ये दोनों लॉ आएगा लिखने के लिए, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया कि इफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट 2 वेक्टर टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब तीसरा साइड इधर नहीं होगा, इसी ऑर्डर में इधर की तरफ नहीं होगा। 2 साइड ऐसे है तो तीसरा उल्टे ऑर्डर में होगा उधर की तरफ। पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है इफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट
पैरेललोग्राम लॉ। If two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors, जैसे ये ए वेक्टर हो गया और एडजेसेंट मतलब ये हुआ साइड, रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय diagonal of that parallelogram starting from common point of two vectors. यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कौन सा वेक्टर है, ओपी वेक्टर। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे एग्जाम में कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram represent two vectors, then resultant is given by diagonal of that parallelogram starting from their common point of these two vectors. तो ए वेक्टर एक दिया है यहाँ, मुझे लैम्डा निकालना है कि क्या होगा, और इन्होंने ऐसा दिया है कि दिस ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसको ए कैप से इंडिकेट किया हुआ होना चाहिए। तो ए कैप वेक्टर का मॉड तो पक्का 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये रूट उधर जाके 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16 प्लस 8 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर इधर ही रखेंगे, इन दोनों को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10 0 और 8 कितना आया इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो ये कितना आया 0.80, तो ये 0. कितना आएगा 2 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया रूट 0.2, ये आंसर हो गया। ओके, तो अब लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट, देखिए वेक्टर में दो तरह का प्रोडक्ट क्यों होता है, डॉट और क्रॉस, क्योंकि जो फिजिक्स में डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा भी वेक्टर ही आना चाहिए, जैसे टॉर्क, फोर्स और आर को मल्टीप्लाई करने पे टॉर्क आता है, तो इस सिचुएशन में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा भी एक वेक्टर ही आ रहा है, तो इसीलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को। और जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर लाना होता है मुझे, तब उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क लाना होता है, और वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए दो तरह का प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। दो वेक्टर से अगर स्केलर किया तो डॉट करेंगे तो वो पता चल जाएगा जो गिवन क्वांटिटी है कि उसमें मुझे आंसर अगर स्केलर लाना है दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट स्केलर आता है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर को कि स्केलर आ जाता है, तो उसका फॉर्मूला है a डॉट b, यानी ये दो एक वेक्टर है दोनों, तो इसका फॉर्मूला आता है मॉड a, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अगर सिंपल एग्जांपल हम ले आई कैप, तो आई कैप एक वेक्टर था जिसका डायरेक्शन x की तरफ था और मैग्नीट्यूड क्या था 1,
डॉट फिर से आई कैप भी अगर करें, आई कैप डॉट आई कैप, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1, आई कैप दोनों सेम है, और सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 0 नहीं 1 होता है, तो इस तरह से ये 1 आएगा। मतलब आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप भी करेंगे तो आएगा 1, और के कैप डॉट के कैप भी क्या आ जाएगा 1। फिर दूसरे का डॉट प्रोडक्ट करें, आई डॉट जे अगर कहीं आया ऐसा, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, दूसरे का 1 है, लेकिन इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तीनों मिलाकर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे सबको क्या कर देगा 0। तो आई डॉट जे 0 जैसे आया, आई डॉट के भी 0 आएगा, मतलब कोई भी दूसरे के साथ के डॉट जे भी 90 डिग्री वाला कोई भी दो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। अब इस तरह से दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे पास। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड अलग से दिया है 3, और बी वेक्टर का मॉड दिया है 4, और इन दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है कि 37 डिग्री है, और पूछेगा फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो ऐसे केस में ये तो खुद स्केलर ही रिजल्ट देगा ए डॉट बी। ऐसे केस में हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू कॉस 37 लिख देंगे, जिसका वैल्यू 4/5 होगा, 4/5, 32/5 आ जाएगा आंसर। लेकिन कभी कभी ए और बी को नंबर में नहीं देकर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, जैसे लिखा रहेगा, हाँ उसमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना पड़ेगा दोनों वेक्टर का। देखिए जैसे ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बोलेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो इसका अलग मैग्नीट्यूड इसका अलग मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, क्योंकि निकाल भी लेंगे तो एंगल कहाँ दिया है इन दोनों के बीच, तो इनका डॉट प्रोडक्ट उस रूल से करना है, आई कैप डॉट आई कैप। तो मुझे पता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ 0 हो जाएगा, तो आई सिर्फ आई के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो बचेगा, तो 2 × 1 2 प्लस जे इसके साथ 0 हो जाएगा, जे और जे 1 आ जाएगा, जे डॉट जे 1 है, देखिए जे डॉट जे 1, आई डॉट आई 1 था लेकिन 2 भी तो यहाँ था, तो 2 × 1 2 हो गया। अब के का कोई है ही नहीं यहाँ साथ में, तो के और इधर 0 के है, तो 0 × के मिलके 0 ही होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3। इस तरह से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, तो इससे इसके लिए एक फॉर्मूला बनाकर रखा गया है यहाँ कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू ए का x कंपोनेंट आई कैप प्लस ए का y कंपोनेंट जे कैप, ए का z कंपोनेंट के कैप, और बी वेक्टर कुछ नंबर में ऐसे दिया है, b का x कंपोनेंट आई कैप प्लस b का y कंपोनेंट के साथ जे कैप रहेगा, और b का z कंपोनेंट के साथ के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका उसके साथ नहीं करेंगे। ax bx प्लस ay by प्लस az dz, ये एज ए फॉर्मूला भी रह सकता है। अगला है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। ये क्या होता है देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो जैसे ये a वेक्टर है a, और इधर में बना दिया ये b वेक्टर, तो a का प्रोजेक्शन b पे ये मतलब होता है कि आप इधर से अगर कोई लाइट अगर आप सेंड कर रहे हैं तो इसका शैडो कितना बनेगा इसके ऊपर, प्रोजेक्शन का मतलब ये है। इधर से लाइट भेजे तो ऐसे परपेंडिकुलर लेंथ जितना होगा इतना लंबा बनेगा शैडो ये, और a और b में कितना एंगल है थीटा, तो इसका लेंथ निकालना है, बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो कैसे निकालेंगे, तो a डॉट b का फॉर्मूला मुझे पता है, अगर ये थीटा है तो रिजोल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि इसको a cos थीटा बोलते हैं, अगर ये थीटा है तो इसको क्या बोलते हैं a cos। तो जो भी a cos थीटा होगा
उसी को हम बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। तो ए कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा हमको? डॉट प्रोडक्ट से। ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। मुझे इतने को बोलते हैं, इतने वेक्टर को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए कॉस थीटा को। तो ये ए कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, ये बी क्या नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो बी वेक्टर का मॉड से क्या कर देंगे? डिवाइड। बी वेक्टर के मॉड से डिवाइड करेंगे तो ए का प्रोजेक्शन बी पे मिलेगा। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे पूछता तो ये बी कॉस थीटा होता और डिवाइड ए से होता। अब देखिए, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये जो ए कॉस थीटा यहां से आया, कितना आया फॉर्मूला ए कॉस थीटा का? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कितना आया? तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर एग्जाम में रहेगा वेक्टर प्रोजेक्शन तो क्रॉस नहीं कर देना है, इसी से होगा। देखिएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मतलब ए डॉट बी और मॉड बी यही रहेगा, लेकिन इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट कर देना है। कौन सा डायरेक्शन? बी की तरफ। इसका प्रोजेक्शन इधर आया है तो इस तरफ एक यूनिट वेक्टर बी कैप लिख देना है, यहाँ बी कैप ऐसे लगा देना है। तो इतने क्वांटिटी को ही बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर पूछेगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालिए तो ए डॉट बी बाई बी करेंगे। अगर एग्जाम में पूछेगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालिए तो स्केलर प्रोजेक्शन निकालकर और बी की तरफ का एक कॉस थीटा रहेगा, पूरा रहेगा सब, मतलब इधर LHS में लिखे तो ए कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन उसमें साथ में एक बी कैप लग जाएगा यहाँ। तो इतने क्वांटिटी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, लेकिन कैसा प्रोजेक्शन? वेक्टर प्रोजेक्शन, क्योंकि इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट किया हुआ है। हाँ, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या इसका एप्लीकेशन है? तो दो एप्लीकेशन दिया हुआ है हमारे कोर्स में। फर्स्ट है वर्क डन। वर्क डन जब निकालना होता है तो दो वेक्टर से एक स्केलर आ जाता है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो उन दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो उससे मिल जाएगा क्या मुझे? वर्क डन। जैसे एग्जांपल, फोर्स अगर दिया है कहीं पे कि 2i कैप प्लस जे कैप है, और ऐसा फोर्स लगने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है i कैप प्लस जे कैप, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस फोर्स ने कितना काम किया ये बताना है। वर्क डन बाई दिस फोर्स। तो डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे तो सेम मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 1 2, और इनका कोएफिशिएंट 1 इंटू 1 1, तो 3 जूल आ गया। वर्क डन कितना आ गया? 3 जूल। लेकिन कभी कभी इसमें इनडायरेक्ट वे में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं देकर ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा कि एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 2,4, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे 3 4 2, ऐसे दो पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी, और बोल रहा है कि एक बॉडी को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ आना है। ऐसे m मास के ऑब्जेक्ट को कोई पर्सन ऐसे धक्का देकर यहाँ ला रहा है, और इसने जो फोर्स लगाया है इसके ऊपर फोर्स, उस फोर्स के बारे में दिया रहेगा कि ये फोर्स उस पर 2i कैप प्लस जे कैप। तो फाइंड वर्क डन बाई दिस पर्सन, ये पर्सन कितना काम कर रहा है उस पर बताइए। तो अभी तो मुझे f और d को पहले लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। तो क्या f डायरेक्ट गिवन है? कितना गिवन है बताइए? 2i कैप प्लस जे कैप। लेकिन d तो नहीं गिवन है। d ab है कि ba है? ab निकालना आज ही सीखे हम लोग ट्रायंगल रूल से। इस वाले वेक्टर को क्या लिखेंगे? OA। ऐसे वाले वेक्टर को लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप। इस वाले वेक्टर को लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो मुझे AB वेक्टर चाहिए, तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग OA प्लस AB
ये ऑर्डर में है, ये वेक्टर ओ बी, तो मुझे चाहिए क्या, ए बी। ए बी है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी वेक्टर मतलब देखिए पहले ये लिखना पड़ रहा है माइनस ये करना पड़ रहा है, तो 3 माइनस 2 1 आई कैप, 4 माइनस 4 0 जे कैप, और 2 माइनस 0 प्लस 2 के कैप। तो क्या ये ए बी ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूंगा आई कैप प्लस 2 के कैप। और अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिल जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ डॉट टी, 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2, और 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर फिर से 2। टाइप 4 है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि कभी कभी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर चाहिए था, और कभी कभी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर चाहिए होता है। तो जब वेक्टर चाहिए होता है तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रूल है मैग्निफिकेशन इसका निकालने का, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि ए क्रॉस बी का पहले तो पूरा वेक्टर फॉर्म मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, लेकिन चूंकि ये एक वेक्टर आने वाला है इसलिए इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करना पड़ेगा मुझे। ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड देगा, और इसके साथ एक एन कैप ऐसे लिखा रहता है। तो ये एन कैप क्या होता है, ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किधर की तरफ यूनिट वेक्टर है, तो वो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये इसका ऐसा डायरेक्शन रखना चाहिए मुझे कि वो ए पे भी 90 हो जाए और बी पे भी। जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की तरफ है तो ये जेड एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये जेड और ये वाई है तो वो एक्स की तरफ होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एक्स वाई है तो वो जेड की तरफ, ये एक्स जेड है तो वो वाई की तरफ, मतलब वो एन कैप का डायरेक्शन इन दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये यूनिट वेक्टर है इसलिए मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालेगा, ये मैग्नीट्यूड ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे इतना तक, वो सिर्फ डायरेक्शन उसके साथ एक एसोसिएट कर देगा। अब सिंपलेस्ट केस लेते हैं हम लोग आई कैप जे कैप वाला। तो आई क्रॉस जे करने से क्या होगा, इसमें रूल भी एक फॉलो करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या है वो याद करने के लिए ऐसे एक ट्रिक मैंने बनाया है। आप एक सर्कल बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। कौन से सेंस में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। जिस सेंस में लिखा हुआ है उसी सेंस में अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो प्लस होगा। जैसे कि आई क्रॉस जे करेंगे तो प्लस के क्रॉस आई करेंगे तो प्लस जे, आई क्रॉस जे ऐसे प्लस के, लेकिन उल्टा चलेंगे तो माइनस। के क्रॉस जे करने पे माइनस आई क्रॉस के करने पे माइनस जे, ऐसे लिखना है। तो आई क्रॉस जे यहाँ से देख कर लिखिए कितना होगा, आई क्रॉस जे प्लस के। दूसरा जे क्रॉस आई अगर होगा तो कहीं पे जे क्रॉस आई मिल गया मुझे तो जे क्रॉस आई को क्या करेंगे, जे क्रॉस आई, तो जे और आई जैसा एरो दिया हुआ है उसका अपोजिट में चल रहे हैं हम लोग। तो जे आई के बाद बच गया के तो माइनस के लिखेंगे, राइट। वैसे ही के क्रॉस जे देखते हैं करके क्या आ रहा है, के क्रॉस जे। तो के वेक्टर है इधर और जे उधर है, उल्टा चलना पड़ रहा है ना अपोजिट एरो के, तो माइनस आई। ये तो डिफरेंट वेक्टर का समझ गए करने के लिए। अब सेम वेक्टर अगर दो है, आई कैप और दूसरा भी आई कैप है, तो दो सेम वेक्टर के बीच एंगल थीटा 0 डिग्री होगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये 0 वेक्टर आ जाएगा।
या नल वेक्टर इसको बोलते हैं। फिर जे क्रॉस जे भी ऐसे ही करेंगे, जे क्रॉस जे, तो इधर भी फिर से नल वेक्टर आ जाएगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। हो जाएगा। के क्रॉस के करने पे भी 0 होगा। ये तो बेसिक आई जे के टर्म में हो गया। अब एक एग्जांपल लें, अगर ए वेक्टर में अगर यहाँ पे दिया 2i कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इज i कैप प्लस के कैप, और इसका मुझे निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ऐसा पूछा है कि ए क्रॉस बी, बताइए क्या है दोनों वेक्टर का। सर फिर हो जाएगा 2k कैप तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का लिखते हैं पहले। 2i कैप नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जे कैप, बीच में क्रॉस i कैप के कैप, i कैप प्लस के कैप। तो पहले इन दोनों का दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 × 1 2, और i क्रॉस i सेम वेक्टर का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0। फिर 2 और 1 2, और i क्रॉस k, इधर देखेंगे ये तो रफ में बनाकर रखेंगे, i क्रॉस के उल्टा चले तो माइनस जे, अच्छा माइनस जे होगा ये। तो इसका तो हो गया काम। अब जे का मल्टीप्लिकेशन करना है, जे वेक्टर से दोनों का, इसके साथ भी और इसके साथ। तो जे और i का 1 कोएफिशिएंट 1 है, तो +1 मैं लिख दिया, लेकिन जे क्रॉस i करना है, जे क्रॉस i उल्टा माइनस के। फिर जे क्रॉस के प्लस 1 × 1 1 लिख दिए, और जे के सीधा ऑर्डर में चल रहे हैं, जैसा एरो दिया है तो प्लस i। अभी इन सबको लिख देते हैं, ये तो 0 हो गया, तो -2j प्लस माइनस के और प्लस i, और i को पहले लिखना है तो i कैप -2j कैप माइनस के कैप, इतना आंसर आया इसका। ठीक है। अब इसी को करने का एक और भी मेथड है। एक तो ऐसे पूरा मल्टीप्लाई किया जाता है, और सेकेंड मेथड है इसका डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं, मतलब मैथ में होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। पहले फर्स्ट मेथड लिख लीजिए। सेकेंड मेथड इसका है, क्योंकि एग्जाम 2 मेथड जानना ठीक है, एक मेथड मान लीजिए नहीं याद आया तो सेकेंड मेथड याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। सेकेंड मेथड सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से। इस मेथड में ऐसे सिंबल बना लेंगे डिटर्मिनेंट का, और यहाँ आपको लिखना है i कैप जे कैप के कैप, और जिन 2 वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है वो वेक्टर यहाँ क्या क्या है, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप, और के कुछ भी नहीं है तो उसको क्या लिख देंगे, 0 के कैप। ओके, के वेक्टर को लिख दीजिए 0 के कैप। अब बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर i कैप प्लस के कैप है, तो उसका जे कंपोनेंट क्या है, 0 है, प्लस 1 के है। अब सबका कोएफिशिएंट यहाँ लिखना है, पहले i कैप का फर्स्ट वेक्टर का उल्टा लिखेंगे, पहले b लिखेंगे फिर a, गलत हो जाएगा। फर्स्ट में किसका लिखना है, a वेक्टर का 2 1 0, फिर b वेक्टर का 1 0 1। अभी इसे सॉल्व कैसे करना है देखिए, इसमें ये लिखते समय मैं प्लस लिखूंगा, फिर माइनस अल्टरनेट, और फिर प्लस, ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे i कैप और ब्रैकेट स्टार्ट i कैप लिख के। जब i कैप लिखा जाएगा तो जैसे चेस में कैसे होता है, चेस खेलते हैं तो उसमें हाथी कैसे चलता है, ऐसे या ऐसे चलेगा, मतलब यहाँ पे अगर हाथी है तो इधर चलेगा और इधर चलेगा। तो इसको और इसको हाइड कर लेना है, मतलब इसको और इसको कंसीडर नहीं करना है, तो सिर्फ ये चारों लेना है। और इसमें भी पहले मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसका पहले नहीं करेंगे, राइट मोस्ट जो राइट साइड में होगा और नीचे होगा लोअर मोस्ट, लोअर और राइट मोस्ट का पहले होगा। तो इन चारों में राइट साइड में है 1,
और लोअर वाले का करना है, राइट और लोअर वाले का। मतलब दो बात ध्यान देना है, राइट में होना चाहिए और लोअर साइड में होना चाहिए। इन ऐसा जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। तो राइट लोअर में 1 है तो पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। क्लियर हो गया ये। अब जे कैप लिखने समय माइनस करके लिखेंगे जे कैप। जे कैप लिखते समय क्या करेंगे, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट। जे कैप लिखे तो किसे हाइड करना है मुझे, जे हाथी यहाँ पे बैठा हुआ है तो हाथी किधर चलेगा, इधर और इधर, तो इधर चला और इधर चला, तो ये दोनों हाइड कर दिए। तो क्या क्या बचा, 2 0 1 1 है कि नहीं। तो पहले किसका मल्टीप्लाई किया जाए, हाँ इनका देखिए, क्योंकि राइट और लोअर, राइट में ये दोनों हैं और लोअर 1 है, तो पहले इसका होगा। तो 1 इंटू 2 2, और बीच में हमेशा माइनस, और बच कौन गया, 1 इंटू 0 0। फिर के कैप लिखेंगे प्लस के कैप, ब्रैकेट के कैप लिखेंगे तो यहाँ पे हाथी है बैठा हुआ, तो ये इधर चलेगा और इधर चलेगा, तो इसको हाइड कर देना है मुझे, इसके इस पोजीशन को, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को। तो ये चारों बच गए। पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 0 और 2, हाँ क्योंकि राइट साइड में 0 है और लोअर ये है, तो पहले 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 1। अब मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे तो ये आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस माइनस माइनस 1 के कैप। तो पिछले आंसर से मैच कीजिए, देखिए सेम आया कि नहीं। ये भी आया था आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो दोनों ही मेथड में कोई भी एक मेथड एग्ज़ाम में आए उससे कर सकते हैं। ये क्या यूज है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, ये अब देखते हैं हम लोग। ये तो फॉर्मूला हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। इसका एप्लीकेशन, फर्स्ट लिखिए एप्लीकेशन इसका। जैसे फर्स्ट एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ऐसे, और इसका पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एंड बी। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों का, ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड पता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालेंगे और उसका मॉड निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया। फिर इसमें अगर ट्रायंगल का एरिया पूछेगा क्या होगा, मतलब ऐसे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, सिर्फ इतने का एरिया पूछेगा क्या है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे। तो अगर किसी ट्रायंगल का 2 एडजेसेंट साइड मुझे पता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके और हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 2। तो इसका 2 एप्लीकेशन हो गया, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, दूसरा पैरेललोग्राम का एरिया निकालना। थर्ड एप्लीकेशन इसका है टॉर्क फाइंड करना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क। जैसे किसी बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन देने के लिए फोर्स चाहिए होता है, जैसे किसी को रोटेट कराना है तो क्या चाहिए होता है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। ये R और F क्या होता है, जैसे ये रॉड है और यहाँ इसका एक एंड फिक्स है, अब इसको मुझे रोटेट कराना है तो यहाँ पे फोर्स, अगर किसी ने ऐसे फोर्स लगाया F, तो इसको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, कितना आई कैप कितना जे कैप है, और R किधर से किधर को वेक्टर लेना है, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे और फोर्स की तरफ ऐसे एरो लेना है, इधर की तरफ एरो नहीं लेना है, फिक्स्ड पॉइंट से फोर्स की तरफ इस वेक्टर को R वेक्टर लेना है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में, और पहले R लिखेंगे फिर F R नहीं, पहले R फिर F। तो R क्रॉस F करने पे क्या मिल जाएगा, टॉर्क। अब डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B जितना आएगा वही B डॉट A आ जाता है,
लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए कैन नहीं आता है क्या, उसमें माइनस लग जाता है, बी क्रॉस ए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।